स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, कितने तरीकों से एटम्स आपस में कंबाइन करती हैं। ये लॉज जो बिगनिंग के अंदर जितनी भी डिस्कवरीज थी उनके ऊपर बेस्ड हैं। एक्सपेरिमेंटेशन है, देन जनरलाइजेशंस हैं। तो एक एक करके हम इन सभी लॉज को पढ़ेंगे और मेरे ख्याल से 9th क्लास में आप इनको पढ़ते हो। ठीक है, तो कौन कौन से लॉज हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, देन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शंस, देन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, एंड फिफ्थ विल बी गेल-लोज़ेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो पेपर के अंदर जो भी इन लॉज में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डेफिनेशन होगी और डेफिनेशन को कभी भी बिना एग्जाम्पल के बिल्कुल नहीं लिखना। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इट मे बी आइदर ऑफ 2 मार्क्स और 1 मार्क, बट आपको डेफिनेशन फॉर एग्जाम्पल उसकी एग्जाम्पल साथ में जरूर कोट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में साथ साथ बताते चलूंगी कि एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन, हु गेव दिस लॉ? इट वाज एंटनी लेवोजियर और साथ में डेट भी मेंशन है इन 1789। एक क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इट्स स्टेटमेंट। देखो, स्टेटमेंट कोई बड़ी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल। जब ये वर्ड आ जाता है ना कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब किसी चीज को कंजर्व करके रखना। ठीक है, उसको संरक्षित रखना, उसमें कोई खराबी नहीं आने देनी, जितना है उतना ही रहे। राइट, तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं, मतलब मास के अंदर कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व, कि मास कंजर्व रहेगा। कैसे? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज the total mass of products is equal to total mass of the reactants। आपको पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट बदलते हैं प्रोडक्ट में। जो रिएक्टेंट का मास है, जो प्रोडक्ट का मास है, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। इट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस होगा तो ना तो उसमें मास बनेगा ना उसमें मास डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे बोल सकते हैं? दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होगी, हम ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मींस दिस इज इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, कि मैटर को ना तो आप उसका वजूद ही खत्म कर दिया, इट विल नॉट हैपन। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग छोटी क्लासेस से यूज करते आते हैं। वी नो इट्स एप्लीकेशन, मे बी हमने डेफिनेशन पहली बार पढ़ी होगी, बट हम इसकी एप्लीकेशन को बड़े अच्छे से अप्लाई करते हैं। कैसे? अब जरा ध्यान देना। H2Cl2 ये बन गया HCl। मैंने केमिकल रिएक्शन ठीक लिखा? नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 1। आप क्या करते हो? इसको बैलेंस करते हो, तो यहां पे लगा दोगे आप 2, हो गया बराबर। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस करते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही रीजन है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। नंबर सेम हुआ मींस उनका मास भी सेम हो गया। ठीक है, तो जो आप बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस करते हो उसको आप इसमें फॉलो करते हो, इस रूल को। ठीक, ये तो मैं सिंपल सी बात कर रही थी। आप लोग डेफिनेशन को स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, छोटी छोटी प्रोसेसेस, इसमें 2 चीजें उसने यूज करी, फिजिकल प्रोसेस है ना, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज आप अपने घर पे ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल। आप
एक कंटेनर लीजिए और इस कंटेनर का वेट देख लेना कितना है, ठीक है। और आपने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए, ठीक है, आपने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए। अब इसका वेट लो कितना है, W1, लेकिन इसमें है क्या, आइस क्यूब। फिर थोड़ी देर के बाद, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस की बात है ना, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, लेट इट बी एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इस बीकर के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, पानी। अब आइस मेल्ट होके क्या बन गया, वाटर लिक्विड। अब इसका वेट नोट करो, इट विल बी W2, और आप देखना W1 इट विल बी इक्वल टू W2। बाहर से कुछ ऐड किया नहीं, अंदर से बाहर कुछ गया नहीं, तो जो वेट रिएक्टेंट का था, अब ये पोर्शन क्या था, रिएक्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब मेरे पास प्रोडक्ट क्या आया है, लिक्विड वाटर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि आइस का फॉर्मूला भी क्या है, H2O, और वाटर का फॉर्मूला भी क्या है, H2O। तो फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब जो मास आइस क्यूब्स का था, पिघलने के बाद पानी का भी वही मास है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मान लीजिए कि अगर इसका वेट ज्यादा आता है, लेट इट बी, जब ये वाटर बन गया तो इसका वेट ज्यादा हो गया, इसका मतलब आपने वाटर के मॉलिक्यूल क्रिएट कर दिए। इज इट पॉसिबल, नो, हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते। इन केस W2 का वेट कम आता है, ठीक है, कि W2 कम है, W1 ज्यादा है, मतलब जब आइस थी तो वेट ज्यादा था, और जिस वक्त आइस से मेल्ट होके वो वाटर रह गया तो उसका मास जो है वो कम हो गया, तब भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमने मैटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ठीक है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ना तो मैटर जनरेट होगा, ना ही मैटर डिस्ट्रॉय होगा। अब अगर हम केमिकल चेंज की बात करें, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज, तो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ, एंड इट वाज डन बाय Landolt. It was done by Landolt. Now what he did? Landolt ने क्या किया, एक H-shaped ट्यूब ली, इस तरीके से H-shaped ट्यूब, उसके एक लिम्ब के अंदर भरा था सोडियम क्लोराइड और दूसरी लिम्ब के अंदर भरा हुआ था सिल्वर नाइट्रेट, दोनों ही ट्रांसपेरेंट, राइट, दोनों ही ट्रांसपेरेंट। फिर इसको सील कर दिया, लेकिन ये वाला पोर्शन देखो ओपन है, ये दोनों यहां से, अगर आप इसको यहां से पकड़ के शेक करोगे दे विल गेट मिक्स्ड। तो Landolt ने क्या किया, ठीक, पहली चीज, ही टुक H-shaped ट्यूब, ठीक है, दो लिम्स है उसकी, एंड aqueous solution of sodium chloride in one limb and aqueous solution of silver nitrate in other limb, ले लिया, ओके। फिर उसने क्या किया, he weighed the tube, उसने इस ट्यूब को वे किया, लेट वेट ऑफ ट्यूब बिफोर मिक्सिंग, इट वॉज W1, ठीक है। देन ही शुक, शेक किया इसको अच्छे से, शुक द ट्यूब विग्रसली, बहुत जोर से, ठीक है, इतने जोर से किया कि दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे में मिक्स हो गए, और अब यहां पे नीचे हमें प्रेसिपिटेट्स नजर आ गए। अभी मैं केमिकल रिएक्शन लिखूंगी, क्या केमिकल रिएक्शन हुई, विग्रसली
white precipitates appear in both limbs, दोनों में, क्योंकि दोनों साइड मटेरियल मिक्स हुआ, ठीक है। अब ये जो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं ये कहां से आए? बाय फॉलोइंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन हुआ? ये था सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 और ये क्या बन गया? इनके केटाइन और एनाइन आपस में एक्सचेंज हुए, इट विल फॉर्म AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। ये जो AgCl है इसके बने व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड इट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने, अब मैं इसको हटा देती हूं जो इधर लिखा है मैंने। अब देखो ये हुई केमिकल रिएक्शन, ओके। अगेन ही weighed the tube after the chemical reaction, chemical reaction के बाद। Let weight is equal to W2 and he found that W1 is equal to W2 always। जितनी बार उसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, एवरी टाइम W1 W2 के बराबर आया, which proves law of conservation of mass, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बराबर आ रहा है? ये सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और केमिकल रिएक्शन हुई, ये इसके साथ जुड़ गया AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। इसके बन गए प्रेसिपिटेट्स व्हाइट। अब आप देखो जरा, एरो के इस तरफ कौन होते हैं? रिएक्टेंट्स। एरो के दूसरी तरफ कौन होता है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं रिएक्टेंट्स और ये सारे के सारे हैं प्रोडक्ट्स, और जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इधर काउंट करो, हाउ मेनी सोडियम? 1, क्लोरीन कितने हैं? 1, सिल्वर कितना है? 1, नाइट्रोजन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। टोटल एटम काउंट करें, 1 2 3 4, 4 और 3 7 हो गए। इस तरफ देखो भाई, हाउ मेनी सोडियम? 1, ओके। हाउ मेनी क्लोरीन्स? 1। देन हाउ मेनी सिल्वर? अगेन 1। हाउ मेनी नाइट्रोजन्स? 1। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन्स? 3। है ना बराबर? तो जितनी एटम्स इधर उतनी एटम्स उधर, तो हुआ ना मास भी सेम। क्योंकि अगर मैं कहूं सोडियम, तो सोडियम होता है 23 ग्राम्स, इधर भी 23 है, इधर भी 23 है। क्लोरीन होता है 35.5, तो इधर भी 35.5। सिल्वर इट इज 108, इधर भी 108। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 3 जा 48, इट इज अगेन 14 एंड 48। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबका टोटल करो, इसका मास इसके मास के बराबर आएगा। ये तो मैं एटॉमिक मास की बात कर रही थी, लेकिन हो सकता है उसने यहां पे 10 ml सोडियम क्लोराइड लिया और 10 ml सिल्वर नाइट्रेट लिया, तो दोनों को जब उसका वेट लिया तो अलोंग विथ, अब ये जो हमारे पास ट्यूब है ये तो दोनों साइड कांस्टेंट है, तो 10 + 10 लेट इट बी 20 ग्राम्स मान लेते हैं, डेंसिटी 1 है, तो इट वाज 20 ग्राम्स। तो बिफोर भी उतना ही होगा और आफ्टर भी उतना ही होगा। तो ये केमिकल लेवल के ऊपर कितनी एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि एक भी एटम ना तो डिस्ट्रॉय हुई ना कोई एक एटम नहीं बनी। कि अगर मान लो इधर हो जाते कि भाई सोडियम 2 है, कैसे हो जाते? वॉट एवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हो ही नहीं सकता। आप सिंपल तरीकों से ना तो मैटर को बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और इसको बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो भी कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगी और जो प्रोपोर्शन है दैट विल बी डेफिनेट ऑल द टाइम।
अगेन वन मार्क क्वेश्चन, इट वॉज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1799। और इसकी स्टेटमेंट सेम वही है जो आप कंपाउंड की डेफिनेशन लेते हो। देखो, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। कंपाउंड की डेफिनेशन भी तो यही रहती है, एलिमेंट्स दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो वही तो वो बोल रहा है, अ केमिकल कंपाउंड। तो इट इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल लॉ। एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड may be obtained from many sources। बहुत से तरीके हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। कैसे? नंबर 1, बाय बर्निंग ऑफ कोल इन एयर। ओके, ये रहा कोल प्लस ऑक्सीजन, बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं मार्बल, मार्बल की डिकम्पोजिशन से। लेट्स सी, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया, इट विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे बाकी रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं करनी है, मेरा फोकस है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां कहां से मिलता है। ओके, एक और तरीका, बाय रेस्पिरेशन। हम लोग सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन टेकअप करता है और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस का टोटली रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस इट टुक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। तो अगेन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 हो गई ना। बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। अब ये फ्यूल मैं 2 तरह का ले रही हूं। बर्निंग ऑफ फ्यूल, देखो मैक्सिमम फ्यूल्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अगर मैं 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन लेती हूं तो इट इज पेट्रोल, जो हमारे व्हीकल्स में बर्न करता है। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सेम रिएक्शन, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बस आपको बैलेंस करना है, 8 कार्बन 8 कार्बन, 18 हाइड्रोजन्स, 9 2 18 हाइड्रोजन्स, लास्ट में बची ऑक्सीजन, 8 2 16, 16 प्लस 9 25, तो यहां पे लग जाएगा 25/2। राइट, बैलेंसिंग की नो प्रॉब्लम, मेन फोकस था कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। ठीक है, एक और हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, अगर मैं 4 कार्बन का लेती हूं C4H10, तो इट इज एलपीजी, हमारे किचन में बर्न करती है। तो ये भी क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, इट विल बी 4 एंड इट विल बी 5, तो ये बन गया 4 2 8, 8 प्लस 5 13, और यहां आ जाएगा 13/2 O2। अगेन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो मैंने थोड़े से मेंशन किए, आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपको मिलेंगे जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, बट मेन बात क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, इन ऑल दीज सैंपल्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के ये सारे के सारे सैंपल जो हमने लिए, द रेशो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय वेट इज 3:8। देखो कैसे, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन एक का 16, 2 का कितना हुआ 32, 4 3 12, 4 8 32, तो रेशियो कितनी आ गई 3:8, क्योंकि कार्बन का वेट है 12, ऑक्सीजन का वेट होता है 16। तो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इट वाज वेरी वेरी सिंपल लॉ। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर का भी। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का था ना, तो देखो सिमिलरली वाटर मे बी, वाटर क्या क्या हो सकता है, इट मे बी सी वाटर,
वेल वाटर, रेन वाटर, ठीक है, कोई भी वाटर हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, किसी भी तरह का वाटर हो सकता है, एंड ऑब्टेन्ड बाय वेरियस सोर्सेस, बाय वेरियस केमिकल प्रोसेसेस, चाहे किसी भी केमिकल प्रोसेस से बना हो। ये तो मैंने नाम लिख दिए। रेस्पिरेशन, क्या बन रहा है इसमें, देखो जरा ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रही थी, ये लो वाटर भी बन गया। बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये मैं इसको ले लेती हूं पॉइंट नंबर 1, ये रहा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं करूंगी, ये देखो बना ना वाटर, ठीक है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब सेम 3 केमिकल रिएक्शंस मेरे पास ऐसी हैं जिनको मैं वाटर को डिफाइन करने के लिए ले सकती हूं। सिमिलरली वाटर में भी सी वाटर, वेल वाटर, रेन वाटर एंड ऑब्टेन्ड बाय वेरियस केमिकल प्रोसेसेस, जैसे बाय रेस्पिरेशन, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, ओके। बट रेशियो ऑफ hydrogen and oxygen in H2O is always 1:8 by weight, ठीक है। कैसे, H2O हाइड्रोजन का वेट 1, ऑक्सीजन का वेट 16, ओके। ये हो गया 2:16, दैट इज 1:8। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये कंपाउंड कहीं पे भी हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, उज्बेकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, इनका केमिकल फॉर्मूला विल रिमेन सेम एंड केमिकल कॉम्पोजिशन विल रिमेन सेम। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात नहीं है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स को आप जानते हो, ये रहा ग्लूकोज, इसका यही फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला यही रहेगा, C12H22O11 सुक्रोज, ये फॉर्मूला इसी का रहेगा। समझ आई बात। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। क्लियर। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। डेफिनेशन आपको लंबी जरूर लग रही है, लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल कर लेंगे it will become very very easy to write this definition. Yes, आप एग्जाम्पल से इसकी डेफिनेशन डिराइव कर सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट देखें, when two elements combine to form 2 or more compounds, मतलब 2 एलिमेंट होंगे जो आपस में कंबाइन करके 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। वेट्स ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, दोनों में से एक एलिमेंट का वेट विच कंबाइंस विथ फिक्स वेट ऑफ द अदर, जो दूसरे के फिक्स वेट के साथ उन कंपाउंड्स के अंदर कंबाइन करता है, बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट। इट विल ऑलवेज हैव अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट। कैसे, देखिए, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर to form various compounds, ओके। कौन कौन से, ठीक है। अब मैं टेबल बनाते जाऊंगी साथ साथ में, ठीक है। और उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स। तो ये वेरियस कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो मेरा पहला कॉलम रहेगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके। देखिए वाला कौन कौन से हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स रहे मेरे पास, इट वॉज N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। वैसे तो और बहुत सारे होते हैं, बट मैंने टोटल 5 लिख लिए, ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है। तो देखें,
नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट किसके, ऑफ नाइट्रोजन। लेट्स सी नाइट्रोजन का कितना प्रेजेंट है, दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन को होता है 14, तो इट इज 28, इट इज 14, दो नाइट्रोजन 28, दो नाइट्रोजन 28, दो नाइट्रोजन 28, ओके। देन नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, चलो भाई ऑक्सीजन के देख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट कितने हैं। इसमें है एक ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन 16, तीन ऑक्सीजन 16 3 जा 48, चार ऑक्सीजन 16 4 जा 64 एंड 16 5 जा 80, ओके ओके। लेकिन अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक का वेट फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का वेट 14 ग्राम्स, ठीक है। फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो यहां पे 14 पार्ट्स नाइट्रोजन हमने फिक्स कर दिया, ओके। तो 14 14 14 14 14। अब मुझे क्या देखना है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन जो इस नाइट्रोजन के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगी नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विथ फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, और वो हमने कितना किया था, n इक्वल टू 14, है ना, इधर लिखा है मैंने कितना था, फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए देखिए जरा, ओके। अब देखो 28 था तो ऑक्सीजन कितनी कंबाइन की थी, 16, 28 का हो गया 14, तो कितने, अगर 28 के साथ 16 कंबाइन कर रहा था तो 14 के साथ कितना करेगा, इसका हाफ हो गया ना, तो इसका भी हाफ कर दीजिए 8, ओके। 14 है, 14 के साथ 16 किया तो 14 के साथ 16 ही रहा, 28 का हो गया 14, तो 48 का क्या हो गया 24, 28 का हो गया हाफ, मतलब 28 के साथ 64 कंबाइन करेगा तो 14 के साथ कितना करेगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, इसका भी हाफ हो गया 32। N2O5 के अंदर 28 ग्राम है नाइट्रोजन, लेकिन उसके साथ 80 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन है, लेकिन जब हम इसको हाफ कर देते हैं, N2 था तो 28, अब इसका फिक्स कितना हमने किया 14, तो उसके साथ 40, 80 का हाफ हो गया 40। तो अब देखें इसकी जो हमारे पास मल्टीपल प्रोपोर्शन आएगा वो क्या रहेगा। अब देखो, अब आपको इसकी रेशो लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूं, नीचे नहीं लिख रही हूं, मैं इधर लिख रही हूं, 10 रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज, देखो बोला 8:16:24, 32:40, तो क्या बना 1:2:3:4:5। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक से ज्यादा प्रोपोर्शंस के अंदर दो एटम्स आपस में कंबाइन कर रही हैं, ठीक है। दोनों में से एक के फिक्स वेट के साथ दूसरे का कितना वेट कंबाइन करता है, दैट ऑलवेज बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशो। अब देखो जो आपकी डेफिनेशन बोल रही है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, ओके, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म two or more compounds, okay, weights of one of the elements that combines with fixed weight of the other bears a simple whole number ratio। हो गया क्लियर। एक और एग्जांपल शेयर करती हूं मैं, देखो एग्जांपल बहुत सी हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन combine to form
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स सी। तो पहले हमारे पास आ गए कंपाउंड्स, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में बनाऊंगी। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, पहले उसमें क्या लिखते हो आप? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कार्बन, हाउ मेनी? 12 ग्राम। हाउ मेनी? 12 ग्राम। देन नंबर ऑफ पार्ट्स by weight of oxygen, how much? 16. How much? 32. Okay, then fixed weight of carbon, कार्बन का किसी भी एटम का आप वेट कितना फिक्स कर सकते हो? दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। तो इट विल बी 12। एक कार्बन का 12 ही होता है। ओके, अब देखो, नंबर ऑफ पार्ट्स by weight of oxygen combining with fixed weight of carbon। तो देखो 12 के साथ 16, फिक्स भी 12 ही है, तो यहां पे भी क्या आ गया? 16। 12 का 12 ही रहा, 32 का 32 ही रहेगा, राइट। अब देखिए, therefore रेशो ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या रही? 16:32, मतलब 1:2 आ गया मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके दो कंपाउंड्स बनाते हैं H2O एंड H2O2। तो मुझे यहां पे आपने सॉल्व करके भेजना है सेम इसी तरीके से। दो एग्जांपल्स मैंने बता दी, तो मैं चेक करूंगी कौन बच्चा भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, बहुत ही सिंपल सा लॉ है एंड इट वाज गिवन बाय रिचर इन 1792। वन मार्क क्वेश्चन अगेन। स्टेटमेंट देखिए, when two different elements combine separately with a fixed mass of third element। तो यहां 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है, मैं साथ साथ एक ट्रायंगल बना रही हूं, ठीक है। मेरे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, लेट इट बी वन इज हाइड्रोजन एंड another is oxygen। Two different elements, hydrogen and oxygen, okay, they combine separately with the fixed mass of third element। तो मुझे एक तीसरा एलिमेंट लेना है और वो फिक्स होना चाहिए, इसके साथ भी इसके साथ भी, ओके। लेट इट बी कार्बन, तीसरा एलिमेंट आ गया कार्बन, ओके। फिक्स का होने का मतलब थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करके बनाने क्या है? कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन सेम रहना चाहिए, C2 नहीं होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। यहां पे 12 ग्राम ही रहेगा दोनों के लिए। जो दोनों कंपाउंड बनाएंगे उसमें कार्बन 12 ग्राम ही होना चाहिए। तो यहां बना हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना लिए? मीथेन। एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, व्हाट दे विल फॉर्म? They will form H2O। Got it? दो डिफरेंट एलिमेंट तीसरे के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करते हैं। द रेशो इन विच दे डू सो, जिस रेशो में ये दोनों इस तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यही इनकी रेशो रहेगी। या तो ये सेम होगी या डिफरेंट होगी विथ सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो। या तो ये इसकी और इसकी रेशो सेम होगी या फिर उस रेशो के बराबर होगी या उसी का मल्टीपल होगी जिसमें ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं, फिर आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी मैं कि आप वहीं से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन, फिक्स वेट हो गया, टू फॉर्म CH4 एंड CO2। हाइड्रोजन जब कार्बन से कंबाइन किया तो CH4 बना, ऑक्सीजन जब कंबाइन किया तो उसने CO2 बनाया, ठीक है, ओके। अब देखो, इन CH4 के अंदर देखो 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विथ, किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ये हाइड्रोजन, कंबाइंस विथ हाइड्रोजन इक्वल टू 4 ग्राम।
या हम ऐसे कहें 4 पार्ट्स, ठीक। तो 1 ग्राम के साथ कितना आएगा? 4/12। सिमिलरली इन कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम ऑफ कार्बन combines with oxygen, how much? CO2, this is 32 grams. तो 1 पार्ट के साथ कितना? 32/12. Okay. Therefore, ratio of hydrogen and oxygen in CH4 and CO2 कितना आया? 4/12. रेशो 32/12. ठीक है, तो 12 से 12 कैंसल, ये आ गया 4 8 32. इसको मैं इधर ले आई, तो रेशो क्या आई? रेशो वॉज 4 1 32. 12 से 12 कैंसल, 1:8. दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. नाउ उसने कहा था ये रेशो सेम होगी या मल्टीपल होगी किसका? जिस रेशो में ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं. नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2O. आपस में कंबाइन करके H2O बनाते हैं. देयरफॉर रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, लेट्स सी, H2O, दिस इज 2:16, 1:8. तो फ्रॉम 1 and 2 रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम. फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे पास 2 इक्वेशंस आई हैं, तो उससे आप देख सकते हो इनकी जो रेशोज हैं, ठीक है, thus फ्रॉम 1 and 2 रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम. थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया, उधर भी सेम है, और जो अपना उनका कंपाउंड है उसके अंदर भी सेम है. मतलब फिर जब आप इसको रेसिप्रोकेशन में लिखते हो ना, तो आप इसको किस तरीके से लिखे हो? दैट इज, फर्स्ट के अंदर क्या था? हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, इट वॉज 1/8. दूसरे में भी क्या आया? 1/8 और 1:1. समझ आई बात? H/O करके लिखा आपने, इसमें H कितना था? 1, O कितना था? 8. अपने में H कितना था? 1, दूसरा क्या था? 8. तो आप इस तरीके से लिखेंगे. सो इट वॉज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. अब मैंने बोला था ना शॉर्टकट मेथड बताऊंगी. देखिए H2O, तो यहां पे क्या रेशो बनी? 2:16, 1:8. कार्बन से कार्बन कैंसल, ये रहा 4 ग्राम, ये रहा 32. क्या रेशो आई? 1:8. वहीं पे सॉल्व हो जाता है. बस आपको स्टेप बाय स्टेप करके इस तरीके से लिखना होता है. पहले आप दोनों अलग अलग कंपाउंड्स में रेशो निकाल लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, क्योंकि कार्बन तो देखो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या? कार्बन कैंसिल, और बचा क्या आपके पास? 4:32. उसको आप आगे लिख के दोबारा लिख लीजिए और आपके पास रेशो आ जाएगी. अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल करते हैं. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म. जब सल्फर 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करेगी तो बनाएगी H2S, एंड ऑक्सीजन करेगी तो H2O. ओके, तो ये रहा सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन. ये दोनों ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे 2 ग्राम के साथ, मतलब 2 हाइड्रोजन्स. तो जब ये सल्फर के साथ कंबाइन किया तो H2S, इसके साथ कंबाइन किया तो H2O. ठीक है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो SO2. मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूं. 32:32, 1:1. हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल, 32:16 कितना आ गया? 2:1. तो जब आप इसको S/O करके लिखेंगे तो अपने कंपाउंड के अंदर आया 1/1, दूसरे कंपाउंड के अंदर क्या आया? 2/1, और इन जनरल आप क्या लिखोगे?
1:2, है ना सिंपल। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इन H2S के अंदर, ओके, देखें 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है कितने सल्फर के साथ? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ सल्फर इक्वल टू 32 ग्राम्स। ग्राम्स में लिखिए चाहे आप पार्ट्स में लिखिए, ठीक है, उधर हमने ग्राम लिखा था, चलो हम यहां लिख देते हैं 2 पार्ट्स, ओके, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ सल्फर 32 पार्ट्स, तो 1 पार्ट it will be 32/2, right? Okay. In H2O, 2 parts of hydrogen combines with oxygen, क्योंकि वाटर है तो ऑक्सीजन के साथ 2 पार्ट कंबाइन करके बना रहा है H2O, तो कितनी है ऑक्सीजन? 16 पार्ट्स या 16 ग्राम्स, तो 1 पार्ट ये हो गया 16/2। Now, ratio of hydrogen and oxygen किसमें? In H2S and H2O, सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर इन दोनों की क्या रेशियो रहेगी? देखें, it will be 32/2 रेशो 16/2, 2 से 2 कैंसिल, इसको मैं फिर से अगली साइड लिख लेती हूं, ये आ गया 32:16, दैट इज 2:1, सल्फर अपॉन ऑक्सीजन, तो ये रेशो रही रेशो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन 2:1, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, रेशो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इन जो अपना कंपाउंड था SO2, ठीक है, इसके अंदर देखो SO2, सल्फर 32, ऑक्सीजन भी 32, 1:1। सेकेंड, सो फ्रॉम 1 and 2 रेसिप्रोकल रेशो या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर टू ऑक्सीजन किसके बराबर आया? ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन कैसे आया? S/O, अपने कंपाउंड के अंदर क्या रेशो है या दूसरे कंपाउंड के अंदर क्या थी? 2/1, अपने में क्या आई? 1/1, देख लीजिए, दूसरे में थी 2/1, ये सल्फर है ये ऑक्सीजन है, देख लीजिए, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन, और अपने में 1:1, और आप क्या लिखोगे? इट इज 2:1, रेसिप्रोकल रेशो इज 2:1। तो इस तरीके से आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सेट बैठती है कि 2 एलिमेंट जब किसी तीसरे के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करते हैं, तो जब ये ऐसा करते हैं तो इनकी रेशो इसके साथ बनाए गए कंपाउंड्स में या तो सेम होगी जैसा पिछले एग्जांपल में था, या फिर सिंपल मल्टीपल होगा उस रेशो का जिस रेशो में ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। सो इट वाज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। Now the fifth law is Gay-Lussac's law of combining volumes। 1 नंबर नाम आपको पता है, given by Gay-Lussac, हाँ, डेट है 1808। ओके, स्टेटमेंट क्या कहती है? बहुत सिंपल सा लॉ है। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को आपने स्टिल कर दिया। When gases react together, जब भी गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगी या किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, या तो वो रिएक्टेंट साइड पे हैं या प्रोडक्ट साइड पे हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर सिंपल होल नंबर रेशो विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद गैसियस प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है इस बात का? देखिए, जब भी केमिकली कंबाइन करेंगी गैसेज या प्रोड्यूस होंगी, जब भी गैसेज रिएक्ट करती हैं तो सिंपल सी गैसेज ले लेते हैं, लेट इट बी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस बन जाती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। अब बताने का क्या है, हाइड्रोजन गैस कैसे रिप्रेजेंट करते हो?
H2 साथ में G लिखते हो, है ना। दिस इज क्लोरीन गैस, दोनों कंबाइन करके बनाते हैं HCl। बैलेंस कर लीजिए, यहां कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब ये कितने वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम। कुछ नहीं लिखा, एक वॉल्यूम। यहां कितने लिखे हैं, 2 वॉल्यूम। तो रेशो क्या रहेगी, ये किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, 1:1:2। ये 2 रेशोज है रिएक्टेंट्स की, और ये अगली रेशो है प्रोडक्ट की। तो सारे के सारे ये आपस में सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर होंगे, ठीक है। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा है इट वॉज 1 + 1 = 2। ये तब के टाइम का लॉ है, इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब बहुत ज्यादा हमारे पास एविडेंसेस नहीं थे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं थे, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखती हूं, ठीक है। ये हो गया ना, मैं यहां लिखने लगी एग्जांपल। मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया वाटर। चलो इसको बैलेंस करते हैं, ये लीजिए। अब देखो कितने वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, ठीक है। ये भी गैस, ये भी गैस, और ये बन गया वाटर वेपर। हाइड्रोजन का आगे कुछ नहीं लिखा ना, तो दिस इज 1 वॉल्यूम। ये कितना है, 2 वॉल्यूम। तो क्या रेशो आई, 2:1:2। अब देखो 2 + 1 = 2 तो नहीं हो रहा। जिस रेशो में ये लोग आपस में कंबाइन कर रहे हैं, बस उसी रेशो को लिखना है। तो ये रही एक एग्जांपल, ये रही दूसरी एग्जांपल। ओके, एक और एग्जांपल ले रही हूं मैं, उसमें भी 1 + 1 2 नहीं होगा। देखिए, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये मिलकर बना देते हैं अमोनिया गैस, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर देते हैं, ये लीजिए, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। नाउ यहां पे कुछ नहीं लिखा, इट मींस इसका 1 वॉल्यूम। ये 3 यूज हुए, 3 वॉल्यूम बने, कितने, 2 वॉल्यूम्स। तो रेशो क्या आई, रेशो आई 1 वॉल्यूम, रेशो 3 वॉल्यूम, रेशो 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कॉमन है, तो रेशो इज 1:3:2। बस इतना सा लॉ है। केमिकल रिएक्शन लिखनी है, जितने भी गैसियस प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट है, दे विल बी इन रेशो लाइक दिस। सो इट वाज Gay-Lussac's law of combining volumes. Very simple statement and explanation too. So it was all about various laws of chemical combination. इन laws को अच्छे से understand करना, examples को 2-2 बार मिनिमम लिख कर देखना। फिर भी कोई डाउट रह जाए, do ask me. मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर कुछ और concepts को लेके। Till then, complete your notes and revise it properly.